हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। पिछला वीडियो लेक्चर जो था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज जो हमारा सेक्शन होगा, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था कि जो आज का वीडियो लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम द फार्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स। तो काफ़ी चीज़ें, रेजिस्टेंस क्या है, बीआई ग्राफ का स्लोप क्या है, तो इसी पे वीडियो लेक्चर होगा। क्योंकि हम करंट पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, मतलब पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो वी और आई दोनों हमें पता चल गए। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो होगा ओम्स लॉ पे बेस्ड, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का हार्ट है, मतलब ओम्स लॉ सबको आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कैपेसिटेंस में मैंने बताया था Q बराबर CV, सबको याद होना चाहिए। तो वैसे ही ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर सबको याद होना चाहिए फार्मूला, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर ओम्स लॉ। कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और लिखना शुरू कीजिए। ओम्स लॉ 10th में पढ़ा था आपने, तो इस पे यहाँ ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पोटेंशियल डेवलप। हाँ, यहाँ पर एक चीज बता दूं कि ओम्स लॉ जो है ना वो मेटेलिक कंडक्टर के लिए ही ट्रू है। तो ध्यान रखना, हम करंट मेटेलिक कंडक्टर में फ्लो करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कंडक्टर तो बहुत तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी कंडक्टर होता है, ठीक है ना। तो सेमी कंडक्टर भी। तो यहाँ हम आगे पढ़ेंगे इसी सेक्शन में कि ओमिक सर्किट्स क्या होते हैं, ओमिक डिवाइस क्या होती हैं जिनमें ओम्स लॉ वैलिड होता है और किन में ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, ये भी हम आज पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if the physical conditions of the conductor kept constant, condition है, if the physical conditions of conductor से मतलब मैंने बताया था मेटेलिक कंडक्टर, keep constant, इनको कांस्टेंट रखा जाए। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हमने कंडीशन पहले लिख दी है, एक द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर के कांस्टेंट, तो उसके आगे से देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पोटेंशियल डेवलप across the ends of the conductor, is directly proportional to the current flowing through it। हम जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं, जैसे मान लो कोई कंडक्टर ले लिया हमने इस तरह से, इसमें अगर हमने I करंट फ्लो की तो इसके एंड्स पे क्या बनेगा? पोटेंशियल बन जाता है V। तो ओम्स ने यही बताया था कि ये पोटेंशियल और इस करंट में क्या रिलेशन होता है। तो ऊपर लिखा है पोटेंशियल डेवलप across the ends of the conductor, ये कंडक्टर के दो एंड ले लिए, is directly proportional to the current flowing through it। मतलब V is proportional to I। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो, V equal to RI। तो मैंने बताया था ये एक पेटेंट फार्मूला है ओम्स लॉ, जो पूरे चैप्टर में आपको याद रखना है। तो वेयर R is, R क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो R का फार्मूला निकालेंगे तो V अपॉन I आ जाएगा, और वोल्ट पर एम्पियर कहें या ओम, इसकी यूनिट है, ओम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओम्स लॉ हुआ V is proportional to I, potential developed across the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through it। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, एक कांस्टेंट लगा दिया R, और यही R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो R का फार्मूला बनेगा V अपॉन I, वोल्ट पर एम्पियर या ओम।
ये इसकी यूनिट हो गई। अब हम 12th क्लास में तो 1 ओम को डिफाइन नहीं करने जा रहे, अगर V1 वोल्ट है, I1 एम्पीयर तो R1 ओम होगा, तो ये चीजें आपको आती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे की। हमने यहाँ पर पढ़ा है V इज प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब V और I में ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। V और I में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा इस तरह से। अब इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, इस ग्राफ का स्लोप, मैंने कहा था जब ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है तो किसी पॉइंट पे स्लोप निकाले या दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकाले, स्लोप एक ही रहेगा क्यों, ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो जो स्लोप निकालेंगे, थीटा ये एंगल मान लिया, तो स्लोप कहीं से भी निकालेंगे अगर आप, तो आपको क्या मिलेगा, इस एंगल को भी आप थीटा ले सकते, कहीं से भी ले लो, तो स्लोप जो होगा इसको हम tan थीटा कहते हैं, कितना आएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर, ये डेल्टा भी बन गया, ये वाला ये डेल्टा आई बन गया। देखो आप ये डेल्टा भी है, डेल्टा आई tan थीटा निकालोगे तो मैंने क्या बताया था, काइनेमेटिक्स से बता रहा हूँ, स्लोप निकालना तो y एक्सिस क्या लिखा और x एक्सिस क्या लिखा, रेशियो आएगा v अपॉन i या डेल्टा v अपॉन डेल्टा i। स्लोप आप v अपॉन i कहो या डेल्टा v अपॉन डेल्टा i कहो, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप एक ही आएगा, तो ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा i क्या होगा, r। तो आपको ध्यान रखना है कि VI ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें, इसको नोट कीजिए फटाफट, हमने कहा था कॉपी पेन साथ लेके बैठिए, आपको नोट करना है साथ का साथ, ठीक है ना। चलिए पूरा चौक चिपकती है यार साथ। तो हमने भी बताया था VI ग्राफ का स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस देता है हमें, तो आपको ध्यान रखना है, कई बार उल्टा कर दिया जाता है, जैसे हमने ये बताया अभी, अगर इधर V है इधर I है तो tan थीटा बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा I करो, मैंने कहा V अपॉन I करो, क्या आएगा, R आएगा। लेकिन अगर ग्राफ हम उल्टा कर दें, इधर I कर दें और इधर V कर दें, अब अगर हम स्लोप निकालेंगे तो 1 अपॉन I आएगा। अब अगर हम tan थीटा यहाँ से निकालेंगे तो डेल्टा I अपॉन डेल्टा V आएगा या I अपॉन V आएगा, जो कि 1 अपॉन R आएगा। तो क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना कि V और I इधर है तो रेजिस्टेंस आएगा, और उल्टा है तो जैसे मेरा मतलब है इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, मोर स्लोप मोर रेजिस्टेंस, समझ गए ना। मतलब अगर हम यहाँ की बात करें, जैसे हमने दो मेटेलिक कंडक्टर ले लिए, V और I ग्राफ है, V और I ग्राफ, ये कंडक्टर A है और ये कंडक्टर B है। अब तुम्हें पता दोनों की स्लोप अलग अलग है, कंडक्टर B जो है उसके लिए जो VI ग्राफ है उसका स्लोप कम है, थीटा कम है, और जो कंडक्टर उसका थीटा ज्यादा है, समझ गए ना। मतलब ये स्लोप थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, इसका मतलब RA इज ग्रेटर देन RB। A का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, B का कम होगा। लेकिन अगर यही ग्राफ I और B के साथ होता, सेम ग्राफ A और B, तो हमारा रिजल्ट उल्टा होता। यहाँ पर थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 है, तो 1 अपॉन R2 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन R1, मतलब R2 इज लेस देन R1। तो ध्यान रखना उल्टा ग्राफ है, I और B है, तो स्लोप R नहीं देगा, 1 अपॉन R देगा। 1 अपॉन R ज्यादा होने का मतलब R कम है, तो कई बार यहां से छोटा मोटा क्वेश्चन बन जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं।
ये जो ओम्स लॉ आपको अभी बताया गया था, ये ओम्स लॉ आपने 10th में पढ़ा था, राइट। अब हम आज जो ओम्स लॉ पढ़ेंगे वो दूसरे फॉर्म में पढ़ेंगे, हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टिविटी के टर्म में ओम्स लॉ को डिफाइन करते हैं। तो हम उसी पे आ रहे हैं, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। यहां से काफी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है ना। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, हमने फार्मूला पढ़ा था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वहीं से हम इसको रिड्यूस करने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था आई बराबर, अगर आपको याद है तो, ई ना बी डी। ये था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई बराबर ई ना बी डी। हियर बी डी इक्वल टू क्या था, ई अपॉन एम इनटू टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला था, जहां ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। हियर ई इक्वल टू था इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई किया था। आप याद करो फार्मूले को, डायग्राम इस तरह से डायग्राम था, ये प्लस माइनस, आपने कहा था कंडक्टर की लंबाई एल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई किया, पोटेंशियल डेवलप हुआ, ये भी हुआ कंडक्टर के एंड पे। डायग्राम याद आ रहा कुछ, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, इलेक्ट्रॉन इधर आते थे। मैं हर वीडियो लेक्चर में कहता हूँ, अगर आपको पीछे का कुछ नहीं याद है तो आपको सब कुछ नया लगेगा, और पीछे का आप कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे हैं, आपको पीछे का याद है, तो आपको आगे वाली फिजिक्स बिल्कुल नई नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो चलिए, हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ रखा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस होता है, ये भी पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, ये रिलेशन था ई और बी में। तो हम ओम्स लॉ डिड्यूस करने जा रहे हैं, तो हमें पोटेंशियल और आई में रिलेशन निकालना है ना। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आर आई, उसको हम डिराइव करने जा रहे हैं, तो हमें उन सब चीजों को तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए, I बराबर E एंड A, VD की वैल्यू डाल दो पहले, तो E अपॉन m इनटू टाउ। ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू डाल दी, ये वाली, ये लिखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू। अब हमें इस फार्मूले में पोटेंशियल नहीं दिख रहा, कहीं आई दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जगह पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस कर दो, तो क्या बनेगा, ये आई इक्वल टू ई और ई का मल्टीप्लिकेशन ई स्क्वायर हो जाएगा, एन आ गया। याद है ना, ये एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। चलिए, ई स्क्वायर हो गया, एन हो गया, ए हो गया, अपॉन एम हो गया, और ये जो E है उसकी जगह V अपॉन L हो गया, और ये टाउ हो गया। हमने इस E को चेंज कर दिया V अपॉन L। अब हमें V और I में रिलेशन निकालना, V को इधर भेजो, I के पास इधर भेजो, जब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं टर्म को सेट करते हैं, V बराबर, हमें V को फ्री करना है इधर, तो ये ml I के पास जाएगा, ये m और l नीचे था तो इधर चला गया I के साथ, तो ml I के साथ चला गया। E स्क्वायर एन ए और टाउ जो V के साथ मल्टीप्लाई में ऊपर वाले टर्म इधर आएंगे तो नीचे आएंगे आएंगे, तो E स्क्वायर एन ए टाउ ये नीचे आ गया। तो इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो, ये V हो गया और ये I हो गया, बचा हुआ जो टर्म है ना, यही बेसिकली रेजिस्टेंस है। आपने 10th में डायरेक्ट पढ़ लिया था, वहां पर पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। वहां पर हमने फैक्टर की बात करी, सिर्फ ज्योमेट्रिक की बात करी थी, लंबाई है, एरिया है और एक टेम्परेचर की बात की थी। वहां रिलैक्सेशन टाइम जैसा कोई चीज नहीं आया था। अब यहाँ पर देखिए, V बराबर समथिंग इनटू I लिखा, समथिंग इनटू I, ये समथिंग क्या है, R है, तो हम इसको लिख सकते हैं V बराबर RI, ये ओम्स लॉ हो गया, V बराबर RI, वेयर हमने R किसको माना है, R इक्वल टू हमने माना ML अपॉन E स्क्वायर एन ए टाउ। एग्जैक्टली यही रेजिस्टेंस का फार्मूला है। आप रेजिस्टेंस को अच्छे से पकड़ लें, रेजिस्टेंस का फार्मूला ML अपॉन E स्क्वायर एन ए इनटू टाउ है। यहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा, वो फैक्टर्स जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। किन किन पे डिपेंड कर रहा है आगे हम पढ़ाएंगे वैसे, लेकिन यहाँ से सब दिख रहा है। R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज
A, R is inversely proportional to the relaxation time, ठीक है ना। तो सारे फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस देखिए हमने आज से पहले भी जो वीडियो लेक्चर बनाए थे उसमें भी डिस्कस किया था। एक्चुअली व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, इसको नोट करें। ये रेजिस्टेंस का फार्मूला गया, यहाँ एक फार्मूला और निकाल देते हैं, इसलिए क्योंकि आप 10th में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप 10th में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर वापस पढ़ाएंगे, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ अगर इस A को R के पास ले जाएं तो हो गया RA और L को नीचे ले आओ, RA अपॉन L बना लिया है, E इधर गया L इधर क्या बचा M अपॉन E स्क्वायर N और टाउ। और ये टर्म क्या है अगर आपको याद है, ये टर्म होता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला ये रहा, रेजिस्टिविटी का फार्मूला ये रहा, इतना रह गया। अब इस फार्मूले में देखिए रेजिस्टिविटी वाले फार्मूले ना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना लेंथ है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी कंडक्टर की ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती है। ध्यान रखना, अभी हम बताएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी। तो ये दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम बार-बार काम में लेंगे। रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टिविटी इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, या दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नोट कीजिए, ये था डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, हमने I बराबर E ना dt से ओम्स लॉ निकाला, ओम्स लॉ आ गया। वहीं पर हमें दो टर्म अच्छे मिल गए कि आखिर रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होती है, इनके फार्मूले हमें मिल गए। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हम बात कर रहे थे अभी कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, एक्चुअली रेजिस्टेंस का कारण क्या है। देखिए इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जितना पढ़ाओ उतना कम है। पढ़ाते समय ऐसा लग रहा है पता नहीं कुछ चीज कम तो नहीं पढ़ रही है। तो ये सारी चीजें हैं, हमने बताया था, अभी मैं वापस बोल रहा हूं, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कारण क्या है। बच्चा रटता रहता है, रेजिस्टेंस का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन या हिंड्रेंस ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ करंट। बिल्कुल सही है, करंट के रास्ते में जो बाधा है, हिंड्रेंस है, ऑब्स्ट्रक्शन, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। वो ऑब्स्ट्रक्शन डालता कौन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैंने 2 वीडियो लेक्चर पहले बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इनसाइड द कंडक्टर, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव होते हैं। then these electrons collides with the positive ions and atoms of the conductor। इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं then they collide with the positive ions। तो ये कोलिजन ही बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, with positive ions या एटम्स ऑफ कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस का कारण होता है। फिर मैंने बताया था कोलिजन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करता है, वही एनर्जी हमें हीट के फॉर्म में दिखती है। मतलब मोर रेजिस्टेंस मींस मोर कोलिजन, मोर हीट लॉस, मोर हीट प्रोड्यूस, मोर एनर्जी लॉस मींस मोर हीट प्रोड्यूस। मतलब जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है या करंट का फ्लो हम कह सकते हैं, तो वो तार उतना ही ज्यादा गर्म होता है। मैंने फिर बताया था मोर रेजिस्टेंस मतलब मोर कोलिजन, मोर लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये रेजिस्टेंस का कारण था। रेजिस्टेंस मतलब कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टर के अंदर मूव होते हैं तो वो कोलिजन करते हुए जाते हैं, ठीक है ना। वो टक्कर ही रेजिस्टेंस है बेसिकली। तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। काफी इंपॉर्टेंट बोर्ड में आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर
फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आज हम सारी बेसिक चीजें कर रहे हैं ओम्स लॉ की। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हम आपको पहले बता दें कौन सा वेक्टर फॉर्म है। G बराबर सिग्मा इंटू ई। यहां सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। सिग्मा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और जो कंडक्टिविटी होती है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या होती है अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई थी। और आपने रेजिस्टिविटी वैसे 11th में भी सॉरी 10th में पढ़ चुकी है। आपने ऐसे पढ़ा था R is proportional to L, R is inversely proportional to A। आपने 10th के दोनों फैक्टर पढ़े थे, ज्योमेट्रिक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस लंबाई पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। इन दोनों जब आपने कंबाइन किया था R is proportional to L upon A, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो आपने कहा रो L upon A। याद आया कुछ? तो ये हो गया रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी ज्यादा है मतलब कंडक्टिविटी कम है। देखो कई टर्म होते हैं मैं आपको बता दूं। रेजिस्टेंस उसका उल्टा होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी उसका उल्टा होता है कंडक्टिविटी। मतलब एक होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। और कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी ये वाली चीज, ये दोनों टर्म याद रखिए, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ठीक है ना। चलिए तो हम यहां पर आइए, ये साइड में जो चीजें लिखता हूं वो बहुत काम की होती हैं, आपको नहीं आती तो आप लिख लिया करें। चलिए हमें ओम्स लॉ डिराइव करना है। J बराबर सिग्मा इंटू ई, इट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो इसको हमें डिराइव करना है। तो वापस चलिए वहीं पर चल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वहां से भी कर सकते हैं। और जो आपने सिंपल ओम्स लॉ पूछा है V बराबर आई आर, वहां से भी इसको हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वहीं शुरू करते हैं। वी नो दैट I बराबर ईना BD, I बराबर ईना BD हमें पता है। I अपॉन A कर लो, ये बन जाएगा I अपॉन A करंट पर यूनिट एरिया, ये बन जाएगा E एन BD की वैल्यू डालो, क्यों यहाँ BD है ही नहीं। E अपॉन M इंटू टाउ, ये BD की वैल्यू डाल दी हमने। ये I अपॉन A क्या बन गया? ये बन गया है E और E का गुणा E स्क्वायर एन, ये यहाँ लिखना भूल गए, ये A E एन A, E एन ए फिर बी डी, E एन ए फिर बी डी। तो E स्क्वायर हो गया, N हो गया, A हो गया अपॉन E भी हो गया अपॉन M हो गया और टाउ भी हो गया, टाउ भी हो गया और E भी हो गया। देखो ध्यान दो, कोई चीज छुट्टी नहीं है। I बराबर E ना बी डी, I के नीचे A ले लिया तो J बन गया, E एन बी डी बचा, E एन ए सॉरी फिर गड़बड़ कर दिया, A नीचे आ गया भाई, A नहीं बचा है। हम भी गलतियां कर रहे हैं, तुम भी गलतियां कर रहे हो। A नहीं बचा है, A नीचे आ गया तो E एन बी डी बचा, E एन बी डी वैल्यू डाल दी, E स्क्वायर एन E टाउ अपॉन E स्क्वायर एन E टाउ अपॉन M। अब देखो ये टर्म, ये टर्म क्या है? अभी हमने बताया था रेजिस्टिविटी का फार्मूला, उसमें था m अपॉन E स्क्वायर एन टाउ, यहाँ लिखा था कोने में, ये लिखा है। अभी इसका उल्टा करेंगे, 1 अपॉन वो करेंगे, क्या आ जाएगा? E स्क्वायर एन टाउ अपॉन m। ठीक लिखा, E स्क्वायर एन टाउ अपॉन m लिखा, तो 1 अपॉन हुआ है। और 1 अपॉन वो क्या होता है अभी बताया था मैंने, सिग्मा। तो J बराबर आ गया सिग्मा इंटू E वेक्टर, आप वेक्टर लगा सकते हो।
तो ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आपके सामने आ गया है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको नोट कर लीजिए। चलें। देखिए, बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, आपने पढ़ा होगा तो बताएं। एक टेम्परेचर इफेक्ट करता है, एक मटेरियल इफेक्ट करता है, और एक डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। डायमेंशन से मतलब है लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये तीन फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। मटेरियल बदल देंगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और एक डायमेंशन कंडक्टर की मतलब ज्योमेट्रिक डायमेंशन, डायमेंशन मतलब है ज्योमेट्रिक डायमेंशन अगर चेंज करेंगे कंडक्टर की तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ये तो रेजिस्टेंस की चीजें हैं। और जो रेजिस्टिविटी होती है वो इन दो फैक्टर से डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन दीज टू। मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती, और यहां हम बता चुके थे रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है। लेंथ को चेंज कर दे कंडक्टर की रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर दे रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, क्योंकि रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है, सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो चलिए पहले रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं और पहले हम डायमेंशन की बात करते हैं, फिर टेम्परेचर और मटेरियल की बात करेंगे। चलिए, तो ये एक फ्लो चार्ट है, आपको ध्यान रखने के लिए कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है ये हम बता रहे हैं, कैसे डिपेंड करता है इसकी बात कर रहे हैं। हमने बताया बहुत सारे, पहले हम डायमेंशन की बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल डिपेंडेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहला था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू L। और दूसरा है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब एक चौड़ा वायर है और एक पतला वायर है, दोनों का मतलब समझिए। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये वाला एरिया, ये वाला मोटाई कह सकते हो आप कंडक्टर की। तो अगर मोटा तार है मतलब ये ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम होगा, और पतला तार है तो ये कम हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। समझ गए ना? तो इस चीज का ध्यान रखना। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग दीज तो हमें क्या मिलेगा? अभी बताया था R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, या R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। जहां रो क्या है, अभी नाम बताया था, रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो
एक पहला फार्मूला मिला हमें R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर हम रो निकालें तो यहाँ आ जाएगा R ए अपॉन एल। तो ध्यान रखना रो के फार्मूले में ए और एल आपको यहां दिख रहा था, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले रो का फार्मूला लिखा था, नहीं याद आ रहा है? ए स्क्वायर अपॉन एन ए टाउ लिखा था, नहीं याद आ रहा था? उसमें ए और एल नहीं था, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि एक वायर है उसको काट के लंबाई उसकी आधी कर दी, तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो बच्चा यहाँ L/2 कर देता, ये बाई 2 आ जाता ऊपर, तो उसका आंसर आ जाता कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2 गुना हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अब आपने एक साइड देख ली, आपने लंबाई को आधा कर दिया तो रेजिस्टेंस भी तो आधा हो जाएगा, वो तो आपने देखा ही नहीं। यहां से भी अगर निकालेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आपने लंबाई को आधा किया, तो लंबाई अगर आधा करेंगे तो रेजिस्टेंस भी तो आधा हो जाएगा भाई, ये भी तो आधा हो जाएगा, तो आधा आधा कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी तो इस पे डिपेंड करती नहीं है, लेकिन यहाँ दिख रहा फार्मूले में, तो बच्चा अक्सर गलती कर देता है। तो हम अभी इसके क्वेश्चन करेंगे। एक तो ये हुआ कि लंबाई का इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पे, लंबाई का इफेक्ट पड़ता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पे, लेकिन रेजिस्टिविटी पे इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब रेजिस्टेंस के केस में भी क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक तार की लंबाई को खींच के दुगना कर दिया गया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो बच्चा वहां पर फिर फंस जाता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, तो हमने ज्योमेट्रिकल डिपेंडेंस बताई रेजिस्टेंस की किस किस पे होती है, लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। टेम्परेचर अभी हमें बताना बाकी, ध्यान रखना। और मटेरियल चेंज करते हैं तब तो सब चीजें बदल ही जाती है, सबको ही पता है। कॉपर अलग मटेरियल है, गोल्ड अलग है, सिल्वर अलग है, सब मटेरियल अलग, तो सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, क्योंकि सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होती है, सबके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते हैं। तो मटेरियल चेंज होने पे तो चेंज होती है, सभी चीजें चेंज होती हैं। टेम्परेचर से कैसे चेंज होगी वो हम आपको बताएंगे, और डायरेक्शन वाला खेल हमने यहाँ पर आपको करके बता दिया कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की डायमेंशन पर किस तरह से डिपेंड करता है। अच्छा, रेजिस्टिविटी अगर यूनिट हम निकालें, रेजिस्टिविटी की रेजिस्टेंस बता दी, तो आर की यूनिट क्या हुई? ओम। ये ए की होगी मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, फिर जाएगा ओम इनटू मीटर, ओम इनटू मीटर, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट। अगर हम लेंथ को 1 ले लें, ए को 1 ले लें, तो हम यहाँ डिफाइन भी कर सकते हैं, इफ L इक्वल टू 1 मीटर, A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन रो इक्वल टू R। मतलब 1 मीटर लंबा वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। ये सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस आपने 10th में पढ़ी हैं, इसलिए बार बार इनको यहाँ लिखने नहीं जा रहे हैं। आप चाहें तो कॉपी पे लिख लेना, ठीक है ना। हम बात कर रहे थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस में ज्योमेट्रिकल इफेक्ट हमने पढ़ा, इसमें लंबाई का इफेक्ट पढ़ा और क्रॉस सेक्शन एरिया का इफेक्ट पढ़ा। मैं भी कह रहा था, जैसे मैंने कहा था कि लंबाई को हमने चेंज किया। अब लंबाई दो तरह से चेंज की जा सकती है कि एक कंडक्टर था 10 सेंटीमीटर लंबा, उसमें दूसरा वही सेम तार 10 सेंटीमीटर का और जोड़ दिया, तो लंबाई कितनी होगी? डबल होगी। तो ऑब्वियसली लंबाई आपने डबल कर दी, रेजिस्टेंस आपका डबल हो जाएगा, क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? L। लेकिन अगर आपने यही लंबाई जोड़ के डबल नहीं की है, एक तार था 10 सेंटीमीटर, उसको खींच दिया, खींच के लंबाई डबल की। अब ऑब्वियसली अगर खींच के लंबाई डबल करेंगे तो आपने क्वेश्चन में तो दे दिया लंबाई डबल की खींच के, तो बच्चा दोगुना आंसर लिख देता है। लेकिन जब लंबाई आप खींच के डबल करेंगे तो तार पतला भी तो हो जाएगा, उसी तार को खींच के बढ़ाओगे, पतला हो जाएगा, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट वे में अगर लंबाई को खींच के चेंज किया गया, मतलब तार को खींचा गया है, तो दोनों चीजें चेंज होती है, लंबाई भी चेंज होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब उसका रेडियस भी कम हो जाता है, मोटाई भी कम हो जाती है। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपको दिया जा सकता है। तो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे कि अगर किसी तार की लंबाई को खींच के डबल कर दें, ठीक है ना, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें स्टार्टिंग में जो आप पढ़ के आए। अभी तक आपको जो भी चीजें पढ़ाई गई है ये सब आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। क्वेश्चन मैंने क्या बताया
if length of a wire is made double, अगर एक वायर की लेंथ को डबल कर दिया by stretching it, खींच के, then how its resistance will change, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखिए हमने बताया जब भी खींचने वाली बात आए तो इसका मतलब वहां पर दोनों चीजें चेंज हो रही है, आपको दिख नहीं रही, वो बात अलग है। R इक्वल टू फार्मूला होता है रू L अपॉन ए। रो से तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो डायमेंशन पे डिपेंड ही नहीं करता, उसको कोई मतलब। अब हमने इनिशियल लंबाई को L1 ले लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया A1, रेजिस्टेंस R1 हो गया। सेकेंड सिचुएशन के हिसाब से R2 बराबर कितना होगा रो L2 अपॉन A2। दोनों चीजें चेंज हो रही, L और A दोनों चीजें चेंज हो रही, तो अब फार्मूला आपका क्या बनेगा, R2 अपॉन R1 L2 अपॉन L1 बन जाएगा, इनटू A के साथ उल्टा रिलेशन A1 अपॉन A2 बन जाएगा। ये तो फार्मूला बनाना आता है कि डिवाइड कर लो ना, R2 और R1 को डिवाइड कर लो, A1 अपॉन, जब भी दो चीजें चेंज होंगी तो ये फार्मूला बनेगा। और हम बता दें यहाँ तो हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जिक्र की नहीं, आपको निकालना, कई बार रेडियस चेंज हो जाती है, तो फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं L2 अपॉन L1 इनटू R1 स्क्वायर अपॉन, क्योंकि एरिया होता पाई आर स्क्वायर, क्रॉस पाई से पाई नीचे कट जाएगा, तो ये भी फार्मूला बनेगा आपका, इसको भी आप नोट कर लेना साथ ही साथ, ठीक है ना। फिलहाल तो मैं इसको हटाऊंगा अभी। चलिए अब क्वेश्चन में दिया क्या गया, तुम्हें लंबाई को डबल किया गया, मतलब L2 बराबर 2L1, ये तो हमें दिख ही रहा है। तार को इतना खींचा उसकी लंबाई डबल हो गई, तो मतलब जो L2 है वो L1 की डबल होगी। L2 बराबर 2L1 दिया गया, आपको L2 अपॉन L1 चाहिए, सॉरी ये L1 है, तो L2 अपॉन L1 तो मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया आपको, L2 अपॉन L1 कितना मिल गया 2:1। L2 के नीचे L1 ले आओ तो उधर 2 ही बचेगा ना। अब खींचने से क्रॉस सेक्शन एरिया कितना चेंज हुआ ये नहीं दिया गया है, खींचने से क्रॉस सेक्शन एरिया कितना चेंज हुआ ये नहीं दिया गया, हम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा तार का, पहले भी क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा था, मोटा था तार, लंबाई कम थी। अब आपने तार को खींच दिया तो लंबाई बढ़ गई तो एरिया कम हो गया, तो A इंटू L तो सेम ही रहना, A बढ़ा है तो L कम था, L बढ़ा दिया तो A कम हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर या कंडक्टिंग वायर रिमेन्स कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब जो A1 L1 था खींचने से पहले वॉल्यूम हो गया, तार का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, A इंटू L, और वही वॉल्यूम खींचने के बाद होगा A2 इंटू, हमें क्या चाहिए A1 और A2 का रिलेशन चाहिए ना, A1 अपॉन A2 कर लो, A1 अपॉन A2 कितना आएगा, A1 L2 अपॉन L1 आएगा, और L2 अपॉन L1 ये रहा 2:1। तो आपके पास दोनों चीजें आ गई, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब दोनों वैल्यू यहाँ डालिए आप R2 अपॉन R1 पे, तो R2 अपॉन R1 कितना आएगा, L2 अपॉन L1 वो रहा 2:1, A1 अपॉन A2 वो रहा 2:1, तो हो गया 4:1, मतलब R2 बराबर 4R1। मतलब तार को खींच के हमने डबल किया लंबाई, तो रेजिस्टेंस 4 गुना आया। तो आप डायरेक्ट याद कर लो, खींचने की अगर बात आए तो आपका जो रेजिस्टेंस आएगा R डैश वो n स्क्वायर या n का स्क्वायर टाइम्स R आएगा। R इनिशियल रेजिस्टेंस और R डैश फाइनल, n मतलब जितने गुना किया था, 2 गुना किया 2 का स्क्वायर, अगर 3 गुना करते तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 टाइम्स आता रेजिस्टेंस, 4 गुना करते तो 16 टाइम्स आता रेजिस्टेंस। तो इस टाइप से आपको खींचने वाले क्वेश्चंस करने हैं। चलिए नोट करिए, इसको हटाते हैं फिर। हटाएं।
पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं खींच कर चेंज करने वाले पे। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ। कई बार परसेंटेज दिया जाता है कि एक तार की लंबाई को खींचकर इतने परसेंट कर दिया गया तो उसका रेजिस्टेंस कितने परसेंट हो जाएगा, तो उस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज बाय 10%, एक कंडक्टर की लेंथ को हमने 10% बढ़ा दिया बाय स्ट्रेचिंग इट, तो कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस में क्या आएगा। तो देखिए हमने आपको बताया था कि सेम चीज है, खींच के किया गया, दोनों चीजें चेंज होगी। हमने बताया था कि R2 अपॉन R1 आएगा, L2 अपॉन L1 आएगा इनटू A1 अपॉन, दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। लंबाई को 10% बढ़ाया गया है, मतलब L2 बराबर L1 प्लस 10% ऑफ L1। L2 बराबर कितना आएगा, L1 तो 10% और बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 11/10 L1, मतलब L2 अपॉन L1 मिल गया, L2 अपॉन L1 मिल गया आपको 11/10। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना चेंज हुआ ये भी निकालना पड़ेगा। हमने बताया था A1 L1 बराबर A2 L2, तो यहाँ से A1 अपॉन A2 कितना आएगा, A1 अपॉन A2 का रूट आएगा L2 अपॉन L1, और L2 अपॉन L1 क्या था 11/10, बिल्कुल सेम चीज होगी। अब यहाँ डाल दो R2 अपॉन R1 कितना आएगा, ये भी 11/10, ये भी 11/10, 121/100 आ गया R2 अपॉन R1। अब हमें पूछा गया परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज का मतलब होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, मतलब हमें निकालना R2 माइनस R1 अपॉन R1 इनटू 100। रेजिस्टेंस बढ़ा है ना, तो R2 माइनस R1 अपॉन R1। अब इसको देखो, अगर यहां से -1 कर दें, देखो एक लाइन का है, R2 अपॉन R1 -1 कर दो, इधर भी 121 अपॉन 100 -1 कर दो, हो गया। फिर इसका एलसीएम ले लो, आपको मिल जाएगा यही, R1 इधर जाएगा, यही बन गया R2 माइनस R1 अपॉन R1 बन गया आपके पास, ये 100 इधर जाएगा तो 21 अपॉन 100। अब इनटू 100 करना है, परसेंटेज निकालना है, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इनटू 100 करना है, तो यहाँ पर भी इनटू 100 कर देंगे, तो 21/100 इनटू 100 करेंगे तो कर जाएगा 21% आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर किसी तार की लंबाई को खींच के 10% बढ़ाएं, तो ऐसा मत करना एक ही रूल अभी लगा दो, 10% है 10 का स्क्वायर कर दो, रेजिस्टेंस 100% बढ़ जाएगा। तो परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन आपको इस तरह से करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे वेरिएशंस हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं सबको। तो फाइनली स्ट्रेचिंग के जो क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेचिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, R ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, जिसे केवल ये क्या गया खींच के लंबाई डबल की गई है, तो L स्क्वायर है, R1 अपॉन R2 करेंगे तो L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर की पावर 4। ये स्ट्रेचिंग के लिए ट्रिक है, इसको आप नोट कर लें, कोई भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। इसी तरह से हमने एक और ट्रिक बताई आपको, अगर परसेंटेज चेंज, जैसे अभी हमने क्वेश्चन दिया था कि अगर लंबाई को हम 10% बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस कितने % बढ़ जाएगा। तो जैसे 10% था तो पहले तो जो परसेंट दिया गया उसका डबल कर दो 20%, फिर ये जो डिजिट है ना इसका स्क्वायर करना। जैसे मान लो अगर हम 20% निकालते हैं, लंबाई को हमने 20% बढ़ा दिया, लेंथ को 20%, तो रेजिस्टेंस कितने % बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस का परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, तो हमने क्या इसका डबल कर दो, डबल कितना हो जाएगा 40,
फिर इसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो आंसर आएगा 44%। तो इस तरह से ये परसेंटेज वाला ट्रिक बताया था, और स्केचिंग अगर वायर का है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट्स की, या ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइस। आपको पता है मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, तो उनको हम कहते हैं ओमिक डिवाइस, मतलब सच डिवाइसेस और सच सर्किट्स विच ओबेज ओम्स लॉ, उनको हम कहते हैं ओमिक सर्किट। जैसे एग्जांपल है मेटेलिक कंडक्टर। लेकिन कुछ डिवाइस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम करंट जब पास करते हैं तो V और I के बीच में ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, ऐसी डिवाइसेस को हम कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। जैसे सेमी कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइट है, टॉर्च बल्ब है, ये सब नॉन ओमिक डिवाइस हैं, इनमें V और I में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। तो ओम इसको हटा दें भी, ये नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। हाँ, ओमिक सर्किट्स वो सर्किट्स जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, जिनके लिए V और I ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, नोट कर लो। नॉन ओमिक सर्किट जिनके लिए V और I ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ओमिक का एग्जांपल मैंने बताया था, मेटेलिक कंडक्टर होते हैं वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। लेकिन जो नॉन ओमिक जिनके लिए V और I ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, जैसे मैंने बताया सेमी कंडक्टर की अगर हम बात करें तो V और I में ग्राफ इस तरह से कुछ आता है, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में भी इस तरह से ही आता है ग्राफ सेमी कंडक्टर का। ये सेमी कंडक्टर की बात है, सेमी कंडक्टर। तो आपको दिख रहा है कि सेमी कंडक्टर में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो V और I में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, मतलब ये नॉन ओमिक डिवाइस है। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इस तरह से, टॉर्च बल्ब की बात करें, तो ये सब नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती हैं। समझ गए ना। एक ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, टेट्रोड वॉल्व, ट्रायोड वॉल्व नहीं, टेट्रोड वॉल्व का ग्राफ है, जिसको हम गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड भी कहते हैं, GaSP। तो उसका ग्राफ VI में क्या होता है और बहुत कुछ कहता है, तो उसकी बात और कर लेते हैं। आपने जनरली पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो करंट कितनी होती है, बोलिए। हमने तो 0 पढ़ा था जब मैं पढ़ता था। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मतलब करंट 0, रेजिस्टेंस 0 मतलब करंट इनफाइनाइट, सुपर कंडक्टर, ऐसा ही पढ़ा था ना। लेकिन टेट्रोड वॉल्व का जो ग्राफ है इस तरह से आता है, फॉर टेट्रोड वॉल्व। ठीक है, इसमें हम 3 रीजन देखते हैं, तो ये वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला। पहला तो ये है, फर्स्ट वाले की ग्राफ की बात करें, इधर आई है, इधर बी, तो जो स्लोप आएगा tan थीटा 1/r आएगा, और वो है पॉजिटिव। मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रही है, मतलब V बढ़ रहा है और I भी बढ़ रहा है। दिख रहा है आपको? 1 का मतलब ये वाला। अब 2 पे आ जाओ, बात नंबर 2 की करें। स्लोप कितना हो गया? 0। स्लोप 0 भाई। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब 1/r इक्वल टू 0, मतलब r इक्वल टू इंफिनिटी। टेट्रोड वॉल्व की बात हो रही है। टेट्रोड वॉल्व में एक पोजीशन ऐसी भी आती है जहां पर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, लेकिन यहाँ पर करंट भी 0 नहीं है और वोल्टेज भी 0 नहीं है। I इज नॉट इक्वल टू 0, B इज नॉट इक्वल टू 0। ग्राफ देखिए, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो रहा है, लेकिन करंट 0 नहीं है। देखो, वोल्टेज 0 नहीं है, देखो भाई,
ये वोल्टेज है, ये करंट है, रेजिस्टेंस कितना है इनफाइनाइट, और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो वहाँ करंट कितनी होती है 0, तो ध्यान रखना टेट्रोड बॉल। और तीसरे वाले में कुछ है ही नहीं, तीसरे वाले में स्लोप निगेटिव आ जाएगा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1/r आ जाएगा। निगेटिव आपको दिख ही रहा है, नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि V बढ़ा रहे हैं करंट घट रही है, V का मान बढ़ रहा है तो I की वैल्यू, फिर आप देखो I घट रहा है, V बढ़ रहा है I घट रहा है। तो ये था ओमिक नॉन ओमिक में एक स्पेशल केस था टेट्रोड बॉल वाला। तो आज हमने वीडियो लेक्चर में पढ़ा है ओम्स लॉ, V और I में ग्राफ, VI ग्राफ का स्लोप, उसके बाद डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस में हमने केवल जो डायमेंशन या ज्योमेट्रिक बिहेवियर था, मतलब ज्योमेट्रिक पे जो डिपेंडेंस थी रेजिस्टेंस की लेंथ पे क्रॉस सेक्शन एरिया वो पढ़ा था, और उसके बाद स्ट्रेचिंग वाले कॉन्सेप्ट बताए थे, परसेंटेज वाली ट्रिक बताई थी, और ओमिक और नॉन ओमिक पढ़ाया था, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था आगे वाला वीडियो लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब पीछे वाला वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से आएगा। तो पूरा वीडियो देख लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और कॉपी पेन ले करके बैठें वीडियो देखते समय, ताकि आप नोट करते रहें। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होने वाला, मैंने पहले भी कहा था। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट चल रही है, तो कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से चौथा वीडियो लेक्चर था, इससे पहले 3 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो पहले उनको देखें जा करके, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।